नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पर्सनालिटी। तो हमने पहले जितने भी टॉपिक पढ़े हैं तो हमने आपको बताया था कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक को आप क्या कर लीजिए, छोटे छोटे खंडों में उसका विभाजन कर लीजिए, जिससे वह टॉपिक आपको जल्दी याद होगा और आपको लंबे समय तक याद रहेगा और आप उस विषय को, उस टॉपिक को नहीं भूल पाओगे। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है आज का, उस टॉपिक का नाम क्या है? व्यक्तित्व। क्या नाम है? व्यक्तित्व। तो देखिए, व्यक्तित्व। और बताइए व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आपको याद होगा तो ध्यान है, पर्सनैलिटी। क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक का नाम क्या है? व्यक्तित्व है। और व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सनालिटी। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय पहले उस टॉपिक का आप छोटे छोटे खंडों में उसका क्या कर लीजिए? विभाजन कर लीजिए। तो व्यक्तित्व में सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? तो धारणा व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति क्या होती है, इसके उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि किस भाषा से व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है, कौन से शब्द से हुई है, उसके बारे में। फिर हम बात करेंगे कि व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ। फिर इस व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, यानी वास्तविक अर्थ क्या होता है, इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, व्यक्तित्व का वास्तविक अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर ध्यान रखना, इसके बाद में अध्ययन करेंगे कि व्यक्तित्व की परिभाषाएं, अलग अलग मनोवैज्ञानिक के द्वारा व्यक्तित्व की क्या दी गई है परिभाषाएं। तो एक एक परिभाषाओं के बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। फिर बात करेंगे यहां व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में। व्यक्तित्व की विशेषताएं व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। आगे इसमें आता है क्या, तो आपको ध्यान रखना है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इसमें बात करेंगे आगे। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद में आता है, तो ध्यान रखना, इसके बाद में क्या आता है? व्यक्तित्व का वर्गीकरण। व्यक्तित्व का वर्गीकरण, या आप कह सकते हो व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार। फिर इसमें आता है नेक्स्ट टॉपिक, यह आता है व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत। क्या आता है? व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत। इसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियां। व्यक्तित्व मापन की विधियां। व्यक्तित्व मापन की विधियां। तो ध्यान रखना है व्यक्तित्व में किस प्रकार पढ़ना है हमें इन टॉपिकों को। तो धारणा व्यक्तित्व को इन टॉपिकों के आधार पर हम जो है बांटते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तित्व हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व की उत्पत्ति, फिर हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ, फिर हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व का वास्तविक अर्थ क्या होता है, फिर व्यक्तित्व की परिभाषाएं, फिर विशेषताओं के बारे में अध्ययन करना है। इसके विशेषताओं के बाद हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, फिर व्यक्तित्व का वर्गीकरण और व्यक्तित्व के प्रकार, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर व्यक्तित्व के जो प्रमुख सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर लास्ट में पढ़ेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में। तो इस आधार पर इस टॉपिक का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो क्रमशः आपको ये चीजें याद रखना है, किस पॉइंट के बाद में कौन सा पॉइंट याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तित्व की उत्पत्ति के बारे में। तो ध्यान रखना है, जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है? पहला जो पॉइंट हमारा है वह है व्यक्तित्व
व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति, इसके बारे में बात करें। तो देखो यहां से प्रश्न पूछा हुआ है, तो ध्यान से देखना है व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति के बारे में। तो बात करें यहां पर, आपको याद होगा कि व्यक्तित्व को ध्यान रखना है, व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंने बताया कि व्यक्तित्व को अंग्रेजी में, किसमें, अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए। तो आपको याद रखा, पर्सनैलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी कहते हैं, पर्सनैलिटी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी कहते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पर्सनैलिटी। अब यहां देखना, इस पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो ध्यान रखना, इस पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति, तो याद रखना है, यहां पर याद रखना है आपको, पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की, कौन सी भाषा के, याद रखना है, लैटिन भाषा के पर्सोना, कौन सा शब्द है, पर्सोना शब्द से, पर्सोना शब्द से हुई है, पर्सोना शब्द से हुई है। ध्यान रखना, व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किसी हुई, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। अब ध्यान रखना, ये जो पर्सोना शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पर्सोना शब्द का अगर हम बात करें शाब्दिक अर्थ के बारे में, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखना है, पर्सोना शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है, तो ध्यान रखना, इसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब या नकली चेहरा, यानी इंग्लिश में कहे मास्क। तो ध्यान से देखना है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले, तो आपको याद रखना है व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पर्सनैलिटी। क्योंकि जितने भी साइकोलॉजी की किताबें लिखी गई है वो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई हैं, तो ध्यान रखना है। तो जो साइकोलॉजी है, तो व्यक्तित्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति धारणा किस भाषा, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, कौन सी भाषा, तो आपको याद रखना है लैटिन भाषा, और कौन सा शब्द है, तो पर्सोना शब्द, ठीक ना, सबसे हुई है। और इस पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है, मुखौटा, नकाब या नकली चेहरा। तो आपको दूसरे नंबर पे अगर ये इस प्रकार प्रश्न पूछा जाए, कैसा, तो आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार पूछ लिया जाए, व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी एक शब्द में अगर पूछ लिया जाए तो क्या हो गया इसका, एक तो हो गया इसका मुखौटा, क्या हो गया, मुखौटा, ठीक ना, क्योंकि पर्सोना का अर्थ क्या है, मुखौटा। एक हो गया नकाब, और एक क्या हो गया, नकली चेहरा, क्या हो गया, नकली चेहरा। इस प्रकार अगर एक शब्द में इसका उत्तर निकालें, शाब्दिक अर्थ निकालें, तो व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा, नकाब, नकली चेहरा। इस आधार पर हम बात करें, ठीक है। तो व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति बात हो गई, और व्यक्तित्व शब्द का शाब्दिक अर्थ के बारे में बात हो गई है, ठीक है ना। अब हम आगे बात करेंगे किसके बारे में, कि वाक्य में व्यक्तित्व का वास्तविक अर्थ क्या होता है, व्यक्तित्व का वास्तविक अर्थ क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि व्यक्तित्व का वास्तविक अर्थ क्या होता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है।
तो नेक्स्ट आता है व्यक्तित्व का वास्तविक अर्थ क्या होता है? व्यक्तित्व का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो ध्यान से देखना है व्यक्तित्व का वाक्य में अर्थ क्या होता है। साइकोलॉजी के आधार पर हम बात करें तो उसको हमें देखना है। तो ध्यान से देखना है, यहां पर व्यक्तित्व का अर्थ होता है जाना व्यक्ति के बाह्य स्वरूप, व्यक्ति के बाह्य स्वरूप एवं आंतरिक गुणों के सम्मिलित, या आप कह सकते हो मिश्रित, सम्मिलित या मिश्रित, सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? व्यक्तित्व कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। ध्यान से देखना है कि व्यक्तित्व का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति है तो व्यक्ति के बाह्य स्वरूप व आंतरिक गुणों के सम्मिलित रूप को या मिश्रित रूप को क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है। ठीक है ना। या बाह्य स्वरूप से क्या तात्पर्य होता है? जो व्यक्ति का बाह्य रूप होता है, रंग, रूप, आकार, बनावट, ठीक है ना, चाल ढाल, इस प्रकार पहनावा, गणवेश, ठीक है ना, जितने भी ये इसके बाह्य स्वरूप के अंतर्गत आता है। व्यक्ति का बाह्य स्वरूप कैसा है, ठीक है ना, उसका रंग रूप कैसा है, ठीक है ना, वो सारी बात करता है। आंतरिक गुणों के अंतर्गत व्यक्ति के मूल्य आते हैं, व्यक्ति के आदर्श आते हैं, व्यक्ति की रुचि आती है, व्यक्ति की अभिवर्ती नजरिया आता है, ठीक है ना। तो इन गुणों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है। तो अगर प्राचीन काल में बात करें, प्राचीन काल में व्यक्तित्व किसको कहा जाता था? तो प्राचीन काल में व्यक्तित्व का निर्धारण केवल व्यक्ति के बाह्य स्वरूप के आधार पर किया जाता था। यानी जितना व्यक्ति सुंदर होगा, जिसकी अच्छी कदकाठी होगी, जिसका अच्छा चेहरा होगा, ठीक ना, जिसका अच्छा शरीर होगा, ठीक ना, फिट शरीर होगा, तो उसकी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी मानी जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में व्यक्तित्व की परिभाषा बदल चुकी है। वर्तमान में व्यक्तित्व की परिभाषा क्या होती है? तो ध्यान रखना, व्यक्ति का जो बाह्य स्वरूप है, यानी बाह्य स्वरूप तो है ही, यानी बाह्य स्वरूप में व्यक्तित्व के क्या आ गए? रंग, रूप, आकार, बनावट, ठीक ना, व्यक्ति का चाल ढाल, पहनावा, वेशभूषा सब आ गए। इसके अलावा व्यक्ति के जो आंतरिक गुण है, ठीक ना, कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसका आदर्श मूल्य कैसे हैं, ठीक ना, समाज में और उसकी पैठ कैसी है, मतलब सारे गुणों को मिश्रित करके उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। तो ध्यान रखना है, यहां पर जो बाह्य गुण है उसके क्या तात्पर्य है? तो यहां पर आपका ये व्यक्तित्व है, ठीक ना, इसको थोड़ा यूं समझते हैं हम, व्यक्तित्व। और इस व्यक्तित्व में हमने बताया, व्यक्तित्व में दो बात आ रही है। एक तो कौन सी आती है? एक आ रही है इसमें जो है बाह्य गुण, और एक क्या आ रहा है इसमें? तो ध्यान रखना, एक आ रहा है इसमें आंतरिक गुण। क्या आ रहा है? आंतरिक गुण। तो दोनों का अर्थ क्या होता है? देखो, एक तो क्या आ गया यहां पर, एक तो आ गया यहां बाह्य स्वरूप। क्या आ गया? बाह्य स्वरूप, ठीक है ना, बाह्य स्वरूप। और एक क्या आ गया यहां पे? आंतरिक गुण। क्या आ गया? आंतरिक गुण, मान व्यक्ति के आंतरिक गुण। तो इन दोनों से क्या तात्पर्य है? ध्यान से देखना, इन दोनों से क्या तात्पर्य? तो ध्यान से देखेंगे, बाह्य स्वरूप में क्या आता है? व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का रंग रूप, आकार, बनावट, चाल ढाल, वेशभूषा, यानी पहनावा, ठीक है ना, पहनावा आदि को क्या किया जाता है? इसमें सम्मिलित किया जाता है, आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो बाह्य स्वरूप में, यानी व्यक्तित्व के बाह्य स्वरूप में व्यक्ति का रंग रूप, आकार, बनावट, चाल ढाल, वेशभूषा आदि को सम्मिलित किया जाता है। जबकि आंतरिक गुण में,
व्यक्ति के आंतरिक गुण में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है व्यक्ति के आंतरिक गुण में व्यक्ति के मूल्य, उसके आदर्श, ठीक है, रुचि, ठीक है, दृष्टिकोण, अभिवृत्ति, ठीक है, आदि गुणों को क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। तो फिर से सुन लीजिए, व्यक्तित्व का वास्तविक अर्थ क्या होता है? वर्तमान में अगर देखा जाए कि व्यक्तित्व का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है व्यक्ति के बाह्य स्वरूप व आंतरिक गुणों के सम्मिलित रूप को या मिश्रित रूप को क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है, पर्सनालिटी कहा जाता है। धारणा, यहां पर जो बाह्य स्वरूप है, बाह्य स्वरूप से तात्पर्य होता है व्यक्ति का रंग, रूप, आकार, बनावट, यानी बाहरी सुंदरता, यानी व्यक्ति कैसा दिखाई देता है, ठीक है ना, उसके आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया। और एक व्यक्ति के आंतरिक गुण, ठीक है ना, कि समाज में उसका मूल्य कैसा है, ठीक है ना, समाज में उसके आदर्श कैसे, उसका दृष्टिकोण कैसा, उसकी रुचि कैसी है ना, कैसा उसका व्यवहार है, ठीक है ना, तो उस आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया है। तो ध्यान रखना, व्यक्ति के बाह्य स्वरूप या आंतरिक गुणों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है। फिर एक दूसरे को प्रभावित करने की योग्यता ही क्या है? व्यक्तित्व है। एक और आप इसकी परिभाषा निकाल सकते हो, एक दूसरे को ध्यान रखना, एक दूसरे को प्रभावित एक दूसरे को प्रभावित करने की योग्यता ही क्या है? योग्यता ही क्या है? व्यक्तित्व है। योग्यता ही क्या है? व्यक्तित्व है। योग्यता ही क्या है? व्यक्तित्व है। तो ध्यान से सुनना है इसको, एक दूसरे को प्रभावित करने की योग्यता ही क्या है? व्यक्तित्व है। कैसे? जैसे एक व्यक्ति अपने बाह्य स्वरूप के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति पर क्या डालता है? प्रभाव डालता है। एक व्यक्ति जो अपने गुणों के आधार पर, अपने आदर्शों के आधार पर, अपने मूल्यों के आधार पर, अपने पद प्रतिष्ठा के आधार पर दूसरे व्यक्ति पर क्या डालता है? प्रभाव डालता है। तो उस प्रभाव की मात्रा को ही क्या कहा गया है? व्यक्तित्व कहा गया है। क्या कहा गया है? व्यक्तित्व कहा गया है। तो ध्यान से सुनना है, प्राचीन काल में व्यक्तित्व का अर्थ केवल व्यक्ति के बाह्य स्वरूप के आधार पर निर्धारण किया जाता था, लेकिन वर्तमान में व्यक्तित्व की परिभाषा बदल चुकी है। वर्तमान में व्यक्ति के बाह्य स्वरूप व आंतरिक गुणों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है। तो याद रखना, यहां पे याद रखना ये बात भी कि प्राचीन काल में, इसमें प्राचीन काल में व्यक्तित्व को व्यक्तित्व के बाह्य स्वरूप के आधार पर, परिभाषित किया जाता था। क्या किया जाता था? परिभाषित किया जाता था। लेकिन वर्तमान में व्यक्तित्व की परिभाषा बदल चुकी है। परिभाषा बदल चुकी है। उदाहरण, वर्तमान में व्यक्ति के बाह्य स्वरूप एवं आंतरिक
गुणों के समावेश को या सम्मिलित रूप को या मिश्रित रूप को, समावेश को क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको व्यक्तित्व की परिभाषा आराम से समझ में आ गई होगी। एक बार देख लीजिए, हमने जो स्टार्ट किया है वो कहां से स्टार्ट किया है? तो यहां से स्टार्ट किया। हमने कहा किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका क्या कर लीजिए, छोटे छोटे खंडों में उसका विभाजन कर लीजिए। तो हमने सबसे पहले पढ़ा व्यक्तित्व की उत्पत्ति, फिर व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ और व्यक्तित्व का वास्तविक अर्थ के बारे में। ठीक है, तो यहां से देखेंगे आप, तो यहां देखेंगे व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति। तो व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, और पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा, नकाब, नकली चेहरा यानी मास्क। ठीक है ना? तो अगर आपसे पूछे व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मुखौटा, नकाब और नकली चेहरा। अब इसके वास्तविक साइकोलॉजी की भाषा में इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, वर्तमान में इस व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में अगर चर्चा करें तो देखो व्यक्तित्व का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो व्यक्ति के बाह्य स्वरूप एवं आंतरिक गुणों के सम्मिलित रूप को या मिश्रित रूप को क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है। अब यहाँ पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके आधार पर किया? बाहरी स्वरूप और आंतरिक गुण। बाहरी स्वरूप के अंतर्गत व्यक्ति के बाहर जो रंग, रूप, आकार, बनावट, जो चाल ढाल, वेशभूषा, पहनावा, व्यक्ति का जो कैसा दिखाई देता है उसके आधार पर निर्धारण किया जाता है, ये बाहरी स्वरूप में शामिल है। और आंतरिक गुण में व्यक्ति का जो आदर्श, मूल्य, रुचि, ठीक है ना, दृष्टिकोण, ये सारे जो मूल्य हैं वो आंतरिक गुण के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है। एक और व्यक्तित्व की परिभाषा है, एक दूसरे को प्रभावित करने की योग्यता ही क्या है? व्यक्तित्व है। यानी एक व्यक्ति अपनी बाहरी सुंदरता के आधार पर, अपने रूप रंग के आधार पर, अपने शरीर की सुंदरता के आधार पर वह कैसा दिखाई देता है और उसका व्यवहार कैसा है आदि के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव डालता है, वो कैसा प्रभाव डाल रहा है, उस प्रभाव की मात्रा को क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है। तो इस आधार पर भी आप व्यक्तित्व की परिभाषा देख सकते हैं। प्राचीन काल में बात करें, ग्रीक काल में, तो प्राचीन काल में व्यक्तित्व को व्यक्ति के बाहरी स्वरूप के आधार पर परिभाषित किया जाता था। मतलब व्यक्ति के जो बाहरी स्वरूप है, व्यक्ति जितना सुंदर होगा, ठीक है ना, उसकी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी मानी जाती थी। ठीक है ना? तो व्यक्तित्व को अब वर्तमान में व्यक्तित्व की परिभाषा बदल चुकी है। वर्तमान में व्यक्ति के बाहरी स्वरूप एवं आंतरिक गुणों के समावेश को क्या कहा जाता है? समावेश को व्यक्तित्व कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि व्यक्तित्व की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। बात करेंगे कि व्यक्तित्व की परिभाषाएं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें व्यक्तित्व की परिभाषा। व्यक्तित्व की परिभाषा, तो देखो परिभाषाओं को किस प्रकार याद करना है वो आपको देखना है। सबसे पहले तो सबसे पहले परिभाषा जब भी याद करो तो उसके मनोवैज्ञानिक के नाम याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए? मनोवैज्ञानिक का नाम याद कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आता है यहाँ पे? देखो व्यक्तित्व की सबसे इंपोर्टेंट जो परिभाषा देते हैं उनका नाम क्या है? आलपोर्ट। क्या नाम है? पहला जो नाम आता है वो आता है आलपोर्ट। आलपोर्ट, ठीक है, पहला नाम क्या आता है? आलपोर्ट। ठीक है, दूसरा नाम वैलेंटाइन। क्या नाम है? वैलेंटाइन। फिर आता है गिलफोर्ड। क्या नाम आता है? गिलफोर्ड। गिलफोर्ड, ठीक है। उसके बाद में आता है वाटसन। ठीक है, वाटसन के बाद में आता है वुडवर्थ। क्या नाम आता है? वुडवर्थ। ठीक, तो यहां पर आपने देखा हमने सबसे पहले क्या याद करना है? तो सबसे पहले आपको याद करना है जो है मनोवैज्ञानिक के नाम की किन किन मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की परिभाषा दी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आ गया सबसे पहले आलपोर्ट, वैलेंटाइन, गिलफोर्ड, वाटसन, वुडवर्थ। ठीक है, यहां से बाद में बात करें तो आपको आगे याद रखना है, आपको कौन? रेक्स। क्या याद रखना है? रेक्स,
और रेक्स के बाद में याद रखना है आपको रोस। क्या नाम याद रखना है? रोस। और रोस के बाद में आपको याद रखना है मन। क्या याद रखना है? मन। और मन के बाद में आपको याद रखना है बोरिंग। क्या याद रखना है? बोरिंग। और बोरिंग के बाद में आपको याद रखना है डेसिल। क्या रखना है? डेसिल। ठीक है, डेसिल। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इन आधार पर हमें व्यक्तित्व की क्या पढ़ेंगे? परिभाषाएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिभाषाएं पढ़ेंगे। ठीक है ना। एक और नाम हम ऐड कर सकते हैं इसमें। क्या नाम है? एक कैटल। क्या हो जाएगा? कैटल। क्या नाम हो जाएगा? कैटल। ठीक है, तो व्यक्तित्व की परिभाषा पढ़ेंगे तो इनके आधार पर पढ़ेंगे। तो देखो, ऑल इज वेल गिल। क्या कैसे याद रखना है? ऑल इज वेल गिल वाट वुड रेक्स रॉस मन बोरिंग डेसी कैट। मन बोरिंग डेसी कैट। तो आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? ट्रिक के आधार पर अगर इनका नाम याद रखना है तो यहां पे देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं, और वो ट्रिक क्या है? ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। ऑल इज वेल what would Rex Ross? What would Rex Ross? What would Rex Ross मन बोरिंग डेसी कैट। तो ध्यान रखना, ऑल इज वेल गिल, यहां पे याद रखना गिल, यहां पे और याद रखना है गिल। क्या रखना है? गिल। ठीक है ना। ऑल इज वेल गिल। ठीक है ना। ऑल इज वेल गिल व्हाट वुड रेक्स रॉस मन बोरिंग डेसी कैट। ठीक है, इनके नाम याद कर लिया। अब देखो एक एक को हम पढ़ते हैं यहां पर। तो सबसे पहले जो आती है परिभाषा वो किसकी आती है? ऑलपॉट की। किसकी आती है? ऑलपॉट की। तो पहली जो परिभाषा उसका नाम क्या है? ऑलपॉट। क्या नाम है? ऑलपॉट। ठीक है, और ऑलपॉट क्या कहता है? व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक या मनोशारीरिक गुणों का क्या है? गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। ध्यान से देखना, पहली जो परिभाषा है उसका नाम क्या है? वो दी थी ऑलपॉट ने। किसने दी थी? ऑलपॉट ने। ध्यान सुनना, व्यक्तित्व व्यक्ति में या व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक या मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। अब यहां पर जो मनोदैहिक शब्द आ रहा है, सर इस शब्द का अर्थ क्या होता है? ये जो मनोदैहिक और मनोशारीरिक शब्द है तो इससे क्या तात्पर्य है? अगर इसकी बात करें तो आपको ध्यान रखना है यहां पर जो मनोदैहिक शब्द है, जो मनोदैहिक या मनोशारीरिक शब्द है, मनोदैहिक या मनोशारीरिक शब्द है, इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे है बाह्य व आंतरिक गुण। बाह्य व आंतरिक गुण। ठीक है ना। बाह्य व आंतरिक गुण। ठीक है ना। ये मनोदैहिक और मनोशारीरिक का अर्थ क्या है यहाँ पे? बाह्य व आंतरिक गुण। और गत्यात्मक का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? गत्यात्मक
तो गत्यात्मक का अर्थ है यहां पर परिवर्तनशील। क्या नाम है, यहां पे क्या अर्थ होगा, परिवर्तनशील। क्या होगा बताइए, परिवर्तनशील। ठीक है। और ध्यान रखना, इसमें एक और पॉइंट याद रखना है आपको, और वो क्या याद रखना है, व्यक्तित्व में या व्यक्तित्व के लिए, व्यक्तित्व के लिए, व्यक्तित्व के लिए सर्वप्रथम आलपोर्ट के द्वारा, किसके द्वारा, आलपोर्ट के द्वारा मनोदैहिक शब्द का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। क्या किया गया, प्रयोग किया गया। तो ध्यान से सुना एक बार फिर से, आलपोर्ट की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। व्यक्तित्व व्यक्ति में, मानी व्यक्ति के भीतर, ठीक है ना, उन मनोदेहिक, मतलब मनोदेहिक मतलब व्यक्ति का बाह्य व आंतरिक गुण, बाह्य स्वरूप और आंतरिक गुण, ठीक है ना, या दशा, ठीक है ना, या व्यवस्थाओं का क्या है, गत्यात्मक परिवर्तनशील क्या है, संगठन है, जो वातावरण के साथ, जो किसी भी एनवायरमेंट के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। क्या करता है, एडजस्टमेंट स्थापित करता है। तो आलपोर्ट की परिभाषा आपको याद हो गई, ठीक है। क्या है, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेहिक मनोशारीरिक गुणों का, दशाओं का, व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। यहां पर जो मनोदेहिक है या मनोशारीरिक, उसका अर्थ हुआ बाहरी आंतरिक गुण, और गत्यात्मक का मतलब होता है परिवर्तनशील। ठीक है। और आपको याद रहना है, व्यक्तित्व के लिए सर्वप्रथम आलपोर्ट के द्वारा मनोदेहिक शब्द का प्रयोग किया। तो मनोदेहिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था व्यक्तित्व के अंतर्गत, तो आलपोर्ट के द्वारा किया गया था। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका जो है ऑल इज वेल, तो वैलेंटाइन क्या आता है, दूसरी परिभाषा किसकी आती है, वैलेंटाइन की। वैलेंटाइन, वैलेंटाइन। अब वैलेंटाइन क्या कहते हैं, व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का क्या है, योग है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ऐसा कौन कहता है, तो ऐसा कहता है वैलेंटाइन। तो व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ऐसा कौन कहता है, वैलेंटाइन। तो ना जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियां, तो ये दो शब्द याद रखना है आपको, जन्मजात एवं अर्जित। ठीक है, यानी वंशानुक्रम और अर्जित यानी वातावरण, इन प्रवृत्तियों का योग क्या है, जो है व्यक्तित्व, ऐसा कौन कहता है, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन के बाद में जो आगे आता है गिलफोर्ड, क्या नाम आता है, गिलफोर्ड। तो गिलफोर्ड क्या परिभाषा देता है, देखिए गिलफोर्ड कहता है व्यक्तित्व व्यक्ति के शील गुणों का क्या है, योग है। क्या है, योग है। व्यक्तित्व व्यक्ति के शील गुणों का योग है। और ध्यान रखना, यहां पर एक और इस शील गुण के स्थान एक और देता है, व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुणों का योग है। समस्त गुणों का क्या है, योग है। ऐसा कौन देता है परिभाषा, ऐसा देता है कौन, तो गिलफोर्ड। गिलफोर्ड क्या कहता है, व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुण, यानी जितने भी उसमें गुण है, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाहरी है, जो भी उसके अंतर्गत जो गुण है, उसके योग को क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व कहा जाता है। और ध्यान रखना, इस शील गुणों के बारे में आलपोर्ट ने शील गुण का सिद्धांत दिया था, और वहां पर जो शील गुणों के सामान्यतः दो भेद बताए गए थे। तो ध्यान रखना, वो पढ़ेंगे इसमें अंतर्गत, जब वो आलपोर्ट का सिद्धांत आएगा तो वहां पूरा वर्गीकरण है,
तो व्यक्तित्व व्यक्ति के शील गुणों का योग है और व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुणों का योग है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था गिलफोर्ड ने। किसने कहा था? गिलफोर्ड ने। तो ऑल इज वेल गिल वाट, अब आता है वाटसन। क्या आता है? वाटसन। चौथे नंबर पे आता है साहब वाटसन। और वाटसन क्या परिभाषा देता है? देखिए वाटसन परिभाषा देता है, वाटसन कहता है हम जो कुछ भी करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। वही हमारा क्या है? व्यक्तित्व है। वही हमारा व्यक्तित्व है। वही हमारा व्यक्तित्व। तो ध्यान रखना क्या कहता है वाटसन, क्या कहता है? हम जो कुछ भी करते हैं, यानी आप जो कुछ भी कार्य करते हो, जो कुछ भी क्रिया करते हो, वही हमारा व्यक्तित्व। यानी आप अच्छा करोगे तो आपका व्यक्तित्व अच्छा नजर आएगा, आप बुरा करोगे तो आपका व्यक्तित्व बुरा माना जाएगा। ठीक है, तो हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व। ऐसा कौन कहता है? वाटसन। ठीक है, तो देखिए हम जो है सीक्वेंस के हिसाब से चल रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर ट्रिक के अनुसार चलें। ऑल इज वेल, ऑल यानी आलपोर्ट, वेल वाली वैलेंटाइन, गिल वाली गिल, वाट वाली वुड। अब आता है वुडवर्थ। क्या आता है? वुडवर्थ। क्या आता है? वुडवर्थ। अब वुडवर्थ क्या कहता है? वुडवर्थ कहता है वुडवर्थ क्या परिभाषा देता है? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है। कौन सा शब्द प्रयोग करता है? संपूर्ण गुणात्मकता है। ये ध्यान रखना है, ये शब्द ध्यान रखना है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है, यानी जितने भी उसके व्यवहार में गुण हैं, उन गुणों के योग को क्या कहा गया है? उसको ही व्यक्तित्व कहा गया है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है। ऐसा कौन कह रहा है? वुडवर्थ कह रहा है। कौन कह रहा है? वुडवर्थ। कौन कह रहा है? वुडवर्थ। फिर आता है इसके बाद में, ध्यान रखना, ऑल इज वेल। ठीक है ना, ऑल इज वेल। फिर उसके बाद में आता है ऑल इज वेल गिल, ऑल इज वेल गिल वाट वुड रेक्स। क्या आता है? वाट वुड रेक्स। तो रेक्स क्या कहता है? तो देखो छठे नंबर पे आता है रेक्स। छठे नंबर पे कौन आता है? रेक्स। रेक्स क्या आता है? रेक्स रॉक नाम है इसका, रेक्स रॉक। तो उदाहरण समाज द्वारा क्या कर रहा है? व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य क्या आएगा? मान्य एवं अमान्य गुणों का संतुलन है। गुणों का क्या है? संतुलन है। ध्यान से देखना है। रैक्सरोक क्या कहता है कि व्यक्तित्व समाज द्वारा, यानी जो समाज है अपना, उसके द्वारा मान्य और अमान्य, यानी व्यक्ति जो समाज के द्वारा मान्य गुण है और अमान्य गुण है, उनका संतुलन क्या है? व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व है समाज द्वारा मान्य एवं अमान्य गुणों का संतुलन है। फिर नेक्स्ट आता है रोस। कौन आता है? रॉक्स। तो क्या कहता है रोस? रोस क्या कहता है? रोस कहता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मान्य एवं अमान्य गुणों का पुंज है। गुणों का क्या है? पुंज है। ये ध्यान क्या है? ये कह रहा है पुंज शब्द का प्रयोग करता है, और ये गुणों शब्द का मान्य अमान्य गुणों का संतुलन, और ये मान्य अमान्य गुणों का पुंज। तो ध्यान रखना, रोस क्या कहता है? व्यक्तित्व व्यक्ति के मान्य एवं अमान्य गुणों का क्या है? पुंज है। ऐसा कौन कहता है? रोस कहता है। कौन कहता है? रोस। ठीक है, अब आगे आप देखोगे, देखिए हम जो इसमें आपने परिभाषाएं पढ़ रहे हैं, तो यहां से आपने देखा
और ये आ गया ऑल इज वेल गिल व्हाट वुड रेक्स रॉक। अब आता है मन, क्या आता है, और मन। अब मन क्या परिभाषा देता है, तो मन देखो क्या परिभाषा देता है। मन के बारे में पढ़ें, मन की परिभाषा क्या होती है। मन व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार तरीकों दृष्टिकोणों रुचियों क्षमताओं तथा योग्यताओं का विशिष्टतम क्या है, संगठन है। क्या है, संगठन है। यानी इन सारे के संगठन को क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व कहा जाता है मन के अनुसार। व्यक्तित्व व्यक्ति के, कोई व्यक्ति है उसका व्यवहार, उसका तरीका, उसका दृष्टिकोण, रुचियां, क्षमताओं तथा योग्यताओं का जो विशिष्ट संगठन है वही क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। तो उदाहरण है व्यक्तित्व मन के अनुसार व्यक्तित्व की क्या परिभाषा हुई, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और रुचियों तथा योग्यताओं के विशिष्टतम संगठनों क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व कहा जाता है। फिर क्या आता है, बोरिंग। कौन आता है, बोरिंग। आगे आता है बोरिंग। क्या आता है, बोरिंग। तो याद रखना, वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही क्या है, व्यक्तित्व है। तो देखो बोरिंग क्या कहता है कि वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन क्या है, व्यक्तित्व है। बोरिंग कहता है कि वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन क्या है, व्यक्तित्व है। फिर आता है डेसिल। और डेसिल क्या कहता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चरित्र है। डेसिल क्या कहता है, डेसिल कहता है व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का क्या है, संपूर्ण चित्र है। ठीक है, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण क्या है, चित्र है। ऐसा कौन कहता है, डेसिल। और लास्ट में कैटल और भी परिभाषा देता है कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। तो क्या कहता है, कैटल कहता है कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। तो ध्यान से सुनना, कैटल क्या कहता है, कि व्यक्तित्व वह है
जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। ठीक है, तो ये सारी परिभाषाएं दी गई हैं, एक बार आप ढंग से देख लीजिए। यहां से हमने परिभाषा स्टार्ट की, पहले आल्पोर्ट। आल्पोर्ट क्या कहता है, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेयिक मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। मनोदेयिक और मनोशारीरिक शब्द का तात्पर्य होता है बाह्य एवं आंतरिक गुण। ठीक है, गत्यात्मक का होता है परिवर्तनशील या गतिशील। व्यक्तित्व के लिए सर्वप्रथम आल्पोर्ट के द्वारा मनोदेयिक शब्द का प्रयोग किया गया, यानी व्यक्तित्व के अंतर्गत मनोदेयिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था, आल्पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है वैलेंटाइन ने क्या परिभाषा दी व्यक्तित्व की, तो ध्यान से सुनना है। व्यक्तित्व जन्मजात, व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो यहाँ पे दो शब्द याद रखना है आपको, जन्मजात एवं अर्जित। क्या याद रखना है, जन्मजात एवं अर्जित, ये आपको ध्यान रखना है। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उन शब्दों को आप गौर से देखना है, जन्मजात एवं अर्जित, ये शब्द भिन्न है। फिर गिलफोर्ड क्या कहता है, व्यक्तित्व व्यक्ति के शील गुणों का योग। क्या याद रखना है, शील गुणों का योग, और यहां पर याद रखना है समस्त गुणों का योग। ठीक है ना, तो व्यक्तित्व व्यक्ति के शील गुणों का योग है, ऐसा कौन कहता है, गिलफोर्ड। और व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुणों का योग है, ऐसा कौन कहता है, गिलफोर्ड। ठीक है, फिर आता है वाटसन, हम जो भी कुछ करते हैं जीवन में वही हमारा व्यक्तित्व है। हम जो कुछ भी करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है, ऐसा कौन कहता है, तो धारणा ऐसा जो है वाटसन कहता है। वुडवर्थ कहता है व्यक्तित्व व्यक्ति के ठीक ना, व्यक्तित्व व्यक्ति के, याद रखना है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है, ऐसा कौन कहता है, संपूर्ण गुणात्मकता। यहां याद रखना है संपूर्ण गुणात्मकता। ठीक है, रैक्सलॉक क्या कहता है, व्यक्तित्व समाज द्वारा, यह धारणा समाज द्वारा मान्य एवं अमान्य गुणों का संतुलन। ठीक है ना, मान्य अमान्य गुणों का संतुलन क्या है, व्यक्तित्व, ऐसा कहता है रैक्सलॉक। और रोस क्या कहता है, व्यक्तित्व व्यक्ति के मान्य अमान्य गुणों का पुंज है। मान्य एवं अमान्य गुणों का क्या है, पुंज है। ये याद रखना है, इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है जो बता रहा हूं। ठीक, फिर आता है मन क्या कहता है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार तरीकों, दृष्टिकोणों, रुचियों, क्षमताओं तथा योग्यताओं का क्या है, विशिष्टतम संगठन है। यानी इनके सभी के विशिष्ट संगठन को क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व कहा जाता है मन के अनुसार। ठीक है, बोरिंग क्या कहता है, तो ये आपको दो शब्द याद रखना, व्यवहार तरीका और दृष्टिकोण, इनको ध्यान रखना। ठीक है, बोरिंग में क्या रहना, व्यक्तित्व है वातावरण के साथ, बोरिंग कहता है वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन, सामान्य एवं स्थायी समायोजन। तो वातावरण याद रखना, सामान्य स्थायी समायोजन याद रखना है बोरिंग में। ठीक है, डेसिल व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का, संगठित व्यवहार क्या है, संपूर्ण चित्र है। संपूर्ण चित्र के द्वारा आप इसको परिभाषा को याद रख सकते हो। कैटल व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी शब्द के द्वारा इसको याद कर सकते हो। तो आपने जो स्टार्टिंग में देखा था, यहां पर जो हमने छोड़ा है, आपको ये जो बनवाया है इस प्रकार डायग्राम, तो यहां पर आपको नोट करना है किस प्रकार, जैसे आपको याद करना है व्यक्तित्व की परिभाषाएं जो आप लिख रहे थे, हमने यहां जगह छोड़ी है इसलिए। तो यहां पर आल्पोर्ट में आपको याद करना है व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेयिक, तो शब्द पकड़ना है यहाँ पे कौन सा है, मनोदेयिक। कौन सा शब्द पकड़ना है यहाँ पे, मनोदेयिक शब्द पकड़ना है। एक तो आपको याद रखना है मनोदेयिक, और एक क्या आप याद रखना है मनोशारीरिक, बस बाकी काम हो जाएगा आपका। ठीक है ना, अगर इतना भी याद कर लोगे तो आपकी परिभाषा क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका जब तक नहीं बदलोगे तब तक सफलता करीब नहीं आएगी। वैलेंटाइन में दो शब्द बताए मैंने आपको, एक तो जन्मजात और एक क्या बताया था, अर्जित। एक तो जन्मजात और एक अर्जित, यानी व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। और गिलफोर्ड में आपको दो परिभाषा थी, एक तो शील गुणों का योग, क्या था, शील गुणों का योग, शील गुणों का योग, और एक समस्त गुणों का योग, शील गुणों का योग और एक समस्त गुणों का योग, ये आपने देखा था। ठीक है ना, यानी क्या था वहां पे, व्यक्तित्व व्यक्ति के शील गुणों का योग है, व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुणों का योग है। ठीक है, वाटसन क्या कहता है, हम जो कुछ भी करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा क्या है, व्यक्तित्व है, ऐसा कौन कहता है, वाटसन। ठीक है, वुडवर्थ क्या कहता है, संपूर्ण गुणात्मकता,
संपूर्ण गुणात्मकता, ध्यान से पढ़ना आपको, संपूर्ण गुणात्मकता। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है, ऐसा आपने पढ़ा था अभी, ठीक है। रेक्स क्या है, देखो याद करो, रेक्स ने क्या कहा था, समाज द्वारा मान्य अमान्य। तो समाज शब्द याद कर लेना, समाज द्वारा, ठीक है ना, समाज द्वारा मान्य एवं अमान्य, ठीक है ना, मान्य अमान्य संतुलन, ठीक है ना, मान्य अमान्य। समाज याद रख लेना, काम हो जाएगा, से समाज याद रख लेना, ठीक है ना। और रोस में भी वही मान्य व अमान्य, लेकिन ध्यान रखना पुंज शब्द याद रखना, क्या रखना है, पुंज, ठीक है ना, ये शब्द आपको याद रखना है। मन में आपको ध्यान, व्यक्ति के व्यवहार तरीकों और दृष्टिकोणों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बोरिंग में क्या याद रखना है, याद करिए, बोरिंग ने क्या परिभाषा दी, याद करिए आप, देखो याद है क्या, कि वातावरण के साथ सामान्य स्थायी समायोजन, वातावरण के साथ, तो यहां याद रखना वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन क्या है, व्यक्तित्व डेसिल का संपूर्ण चित्र, क्या याद रखना है, संपूर्ण चित्र आपको याद रखना। और इसमें क्या याद रखना है, भविष्यवाणी, क्या याद रखना है, भविष्यवाणी। तो ये आपको पहले पूरी परिभाषा को पढ़ा, फिर हमने जो है शॉर्ट में इनको इस प्रकार आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहले इनका नाम याद रखना है, ऑल इज वेल गिल, ऑल इज वेल गिल, यानी गिल कौन है, एक बैट्समैन है, तो वो जब बैटिंग करने के लिए जाता है तो क्या बोलते हैं, ऑल इज वेल गिल, ऑल इज वेल गिल। फिर गिल बोलता है, व्हाट वुड रेक्स रॉस, यानी व्हाट वुड रेक्स रॉस मन बोरिंग डेसिल कैट, मन बोरिंग डेसिल कैट। तो क्या कहते हैं, ऑल इज वेल गिल, व्हाट वुड रेक्स रॉस मन बोरिंग डेसी कैट, डेसी कैट, ठीक है। और देसी कैट के साथ उसका मन क्या होता है, जो बोरे होता है वो सही हो जाता है, ठीक है ना, मन बोरिंग डेसी कैट। तो मन बोरिंग हो गया देसी कैट से, और देसी कैट से कोई जो है अमेरिकन कैट लाओ, बिल्ली लाओ, तो कह रहा है ऑल इज वेल गिल, व्हाट वुड रेक्स रॉस मन बोरिंग डेसी कैट, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे आपने कहां तक पढ़ लिया है, तो यहां तक हमने अध्ययन कर लिया है। तो पहले हमने कहा था कि विषय वस्तु को अगर आप टुकड़ों में करके पढ़ोगे, तो हमने पहला व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति पढ़ ली, व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ पढ़ लिया, व्यक्तित्व का वास्तविक अर्थ पढ़ लिया, और व्यक्तित्व की परिभाषाओं के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है ना। तो हमने पहले कहा था, जिस प्रकार एक रोटी को आप एक साथ नहीं निगल सकते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े करके खाते हो जब उसका पाचन ठीक प्रकार से होता है, उसी प्रकार आपका दिमाग किसी भी विषय वस्तु को एक साथ याद करने पर उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। आप उसका अगर टुकड़े टुकड़े करके पढ़ोगे तो निश्चित रूप से वह विषय वस्तु आपके दिमाग में स्थायी होगी, लंबे समय तक याद रहेगी और आप चीजें भूलोगे नहीं। इस प्रकार आपको अध्ययन करना है, तो निश्चित रूप से हर विषय आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आगे के वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।